जय हिंद साथियों। 8 अक्टूबर 2025 डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो करंट अफेयर्स कर रहे हैं या यूपीएससी, बीपीएससी, एईडीओ, बिहार एसएससी, सीजीएल, एएसओ, बिहार दरोगा और अदर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम लोग नोबेल प्राइज इन फिजिक्स और मेडिसिन, ब्लैक सी, थोमा हॉक जो मिसाइल है, अलर्ट, ये सभी करंट अफेयर्स करने वाले हैं। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है, हाल ही में भारत ने अपने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात यूपीआई सेवाओं का विस्तार किस देश तक किया है? रिसेंटली इंडिया एक्सपेंडेड इट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सर्विस टू व्हिच कंट्री? तो आप देख रहे हैं, इमेज देख करके पता चल गया कि इसका विस्तार कहाँ तक हुआ है। तो जी सही है दोस्तों, कतर तक। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इंडिया ने कतर तक जो है यूपीआई सेवाओं का विस्तार किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। तो भारत ने हाल ही में अपनी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाओं का विस्तार जो है कतर तक किया है और यह कदम भारतीय पर्यटकों और प्रवासियों के लिए डिजिटल भुगतान को आसान बनाएगा। कतर पश्चिम एशिया में अरब प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम के पूर्वी तट पर अवस्थित देश है और इसका जो स्थल है सऊदी अरब की सीमा से लगती है और यह फारस और बहरीन की खाड़ी से घिरा हुआ है। कतर के पास विश्व के तीसरे सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार है और यह प्रमुख गैस निर्यातक देशों में से एक है। ये सभी ध्यान रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट एक्सप्लेनेशन में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को दिया गया है? द 2025 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन हैज़ बीन अवार्डेड टू व्हिच साइंटिस्ट? तो आप देख सकते हैं 3 साइंटिस्ट को मिला है, किसमें? फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। पहला, दूसरा और तीसरा। पहले का नाम है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ब्रुनो फ्रेड रामस्टेल और सिमोन सागागुची। अर्थात सागागुची पहला याद रखेंगे, इसका रूट वो इसका जो उपनाम है अर्थात बाद में जो लगता है किसी के नाम में, इससे याद रखना आसान होगा आपको। सागागुची, उसके बाद ब्रांका और रेम्सडेल, ये याद रखना आपके लिए आसान है। उससे पूरा नाम याद रखने के चक्कर में आप ये भी नहीं याद रख पाएंगे, इसीलिए इसका शॉर्ट नेम में सागागुची, ब्रांका और रेम्सडेल, या फिर आप निमोनिक बना सकते हैं साब्रे जो है इसे मेडिसिन में मिला। इस तरह से आप जो निमोनिक से याद किया जाता है ऐसे बना सकते हैं। और साथ ही देख सकते हैं इन तीनों को जो है फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला है, ब्रुनको, रामसडेल और सागागुची को। और ये किस लिए दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता परीक्षाओं के लिए। तो प्रतिरक्षा सहिष्णुता अर्थात पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से जुड़ा है, इस खोज के लिए इन्हें दिया गया है फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। इसके डिटेल डिस्कशन एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसे सागागुची याद रखेंगे। सागागुची बार बार आप रिवाइज करने के लिए बार बार इसे उच्चारण करेंगे, सागागुची, ब्रांका और रेम्सडेल। ये जो है इन तीनों को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार मिला। और जो सागागुची है जापान के है, ब्रांका और रेम्सडेल दोनों यूएसए से है। यह पुरस्कार परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता अर्थात पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित खोज के लिए मिला है। सिमोन सागागुची 1995 में रेगुलेटरी टी सेल खोज की थी जो प्रतिरक्षा प्रणाली को शरीर में हमला करने से रोकती है, ये भी साथ में याद रखेंगे। ब्रांका और रेम्सडेल की बात करें तो इन्होंने फॉक्स P3 जीन की पहचान की जो ट्रैक कोशिकाओं के विकास को नियंत्रित करता है। और यह खोज जो है कैंसर उपचार, ऑटो इम्यून रोगों के अंग प्रत्यारोपण देखभाल में महत्वपूर्ण प्रगति की दिशा में सहायक रही है, इसीलिए इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला है। अगला प्रश्न है, हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? 2025 का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो आपके सामने 3 नाम है, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोर्ड और एम मार्टिनीज। अर्थात इसे देखेंगे, ये तीनों व्यक्ति है, इन तीनों व्यक्ति को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। 2025 का जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन मार्टिनीज को मिला है। और किस लिए मिला है? विद्युत परिपथ अर्थात इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या किए हैं, इस स्तर पे क्वांटम यांत्रिकी, टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। तो कौन कौन है? क्लार्क है, डेवोरेट है और जॉन एम मार्टिनीज है। तो इसे याद रखेंगे, मार्टिनीज, डेवोरेट और क्लार्क। सीडीएम याद रख सकते हैं, सीडीएम सी से हो गया क्लार्क, उसमें फिर डी से हो गया डेवोरेट और एम से हो गया मार्टिनीज। सीडीएम को मिला है, इसमें फिजिक्स के लिए सीडीएम को मिला है।
इस तरह से आप निमोनिक वर्ड से याद रख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लें इनका। तो यह जो है 3 साइंटिस्ट ज्वाइंटली वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025। 3 वैज्ञानिकों को 2025 का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है, संयुक्त रूप से मिला है। और मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए इन्हें दिया गया है। इनके शोध ने क्वांटम कंप्यूटिंग के मार्ग को प्रशस्त किया था और यह खोज क्वांटम भौतिकी और विद्युत अभियांत्रिकी को जोड़ता है और यह पुरस्कार सुपर कंडक्टिंग सर्किट के भविष्य को भी उजागर करेगा। यह सभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 22 पदक जिसमें 6 स्वर्ण शामिल है जीते हैं? तो ये खेल का नाम बताना है। तो आप इमेज से देख सकते हैं, ये है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है इनका है। और यदि पूछा जाए कि कहाँ हुआ है इसका आयोजन, तो न्यू दिल्ली में हुआ है इसका आयोजन, न्यू दिल्ली में। तो किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 22 पदक जीता है? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। दोस्तों, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स अलग होता है और पैरा ओलंपिक अलग होता है। ये पैरा ओलंपिक नहीं था, ये डी आप नहीं ध्यान रखेंगे, ये नहीं, ये 4 साल पे होता है और पैरा एथलेटिक्स 2 साल पे होता है। चैंपियनशिप 2 साल पे होता है और अभी नई दिल्ली में हुआ है और इसमें भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और इसमें कुल 22 पदक जीते हैं जिसमें 6 स्वर्ण हैं। आज तक इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ था। बात करें भारत की, तो भारत ने 2025 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 22 पदक जीते हैं जिसमें से 6 स्वर्ण पदक है। भारत का अब तक का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी की है और ऐसा करने वाला चौथा एशियाई देश बना है। पैरा एथलेटिक्स पैरा ओलंपिक मूवमेंट का सबसे बड़ा खेल है और इसकी प्रतियोगिता 1952 से आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता का संचालन किनके द्वारा? तो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यू स्टार्ट संधि जो होता है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये किन दो देशों के बीच होता है? तो आप यहाँ देख सकते हैं, यूएसए रसिया रिलेशन न्यू स्टार्ट ट्रीटी, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी है ये। आर्म्स रिडक्शन अर्थात हथियार को कम करने की संधि है यह। और सही आंसर क्या हो गया, किन 2 देशों के बीच हुई है? तो यह है अमेरिका और चीन, यूएसए और रसिया, अमेरिका और रूस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अमेरिका और रसिया इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी याद रखेंगे दोस्तों। तो ये न्यू स्टार्ट है, ये इसमें हथियार को कम करने की संधि है। देख लेते इसका एक्सप्लेनेशन। तो न्यू स्टार्ट संधि जो है अमेरिका और रूस के बीच रणनीतिक हथियार को सीमित करता है और इसका उद्देश्य है न्यूक्लियर वारहेड की संख्या को कोल्ड वार अर्थात ठंडे युद्ध के समय सीमा से काफ़ी कम करना। जिसमें कोल्ड वार चल रहा था, कोल्ड वार में जितने दोनों देशों ने अपना हथियार जमा कर लिया था उससे अब कम करना। और 2010 में बराक ओबामा और दिमित्री मेदवेदेव ने प्राग में हस्ताक्षरित किया था इन संधि को और 2011 में लागू हो गया था। और न्यू स्टार्ट जो है 1991 की स्टार्ट संधि और 2002 के शॉर्ट संधि को बदल दिया गया, अब न्यू स्टार्ट कर दिया गया। न्यू स्टार्ट जो है स्टार्ट और शॉर्ट को एक कर दिया गया है, अब न्यू स्टार्ट बन गया है। इसे 2021 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया था और अब जो है 4 फरवरी 2026 तक यह प्रभावी रहेगा। अगला प्रश्न देखें, तो इंडियाज फर्स्ट चीता सफारी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन व्हिच नेशनल पार्क? तो भारत का पहला चीतों का सफारी पार्क जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है, आप देख सकते हैं इस क्या लिखा हुआ है, कूनो नेशनल पार्क, कूनो अभ्यारण्य। अर्थात देश की पहली चीता सफारी जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यहाँ पे चीता नामीबिया से लाया गया था भारत में और भारत का पहला चीतों का सफारी पार्क ये इस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया जिसका नाम है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। आप याद रखेंगे कूनो राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो है भारत का पहला चीता सफारी कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी याद रखेंगे, एमपी अर्थात मध्य प्रदेश में है। यह जो परियोजना है प्रोजेक्ट चीता पुनर्वास कार्यक्रम का हिस्सा है और अफ्रीकी चीते नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। अफ्रीका महादेश की जो चीते हैं उसके लिए वर्ड यूज हुआ अफ्रीकी चीते, और अफ्रीका के 2 देश जिसमें एक नामीबिया है और दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तो यहाँ से लाया गया था यह चीता। उद्देश्य क्या था कि भारत में विलुप्त हो चुके चीतों की आबादी को पुनः बसाना इसका उद्देश्य था। यह उद्यान अब पर्यटन और संरक्षण दोनों का केंद्र बन गया है। भारतीय नेता डीबी पाटिल के नाम पर किस हवाई अड्डे का नाम रखा गया है? तो इसका सही आंसर है, आप देख सकते हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है, अब नवी मुंबई नाम से बन गया है डीबी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
ये है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसान नेता डीवी पाटिल के नाम पे रखा गया है। तो किसका नाम बदला गया? नवी मुंबई का नाम बदला गया। क्या रखा गया? डॉक्टर डीवी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम रख दिया गया है, ये याद रखेंगे। साथ ही ये जो नवी मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, भारत का प्रमुख विमानन केंद्र बन रहा है। अब इसका नाम डीवी पाटिल के सम्मान में रखा गया, जो महाराष्ट्र के समाज सेवी थे। डीवी पाटिल ने विकास योजनाओं से विस्थापित किसानों के हित में कार्य किया और यह हवाई अड्डा जो है मुंबई के मौजूदा हवाई अड्डे पर दबाव कम करेगा और इस हवाई अड्डे का पहला चलन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखें, इन विच स्टेट हैज द माझे घर स्कीम बीन लॉन्च्ड। तो माझे घर योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आप देखिए गोवा में, गोवा पासेज 3 कीज बिल्स अंडर इट्स माझे घर इनिशिएटिव। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन बी गोवा हो जाएगा। माझे घर योजना जो है गोवा में शुरू की गई है। साथ ही बात करें माझे घर योजना अर्थात माझे घर मेरा, जिसे हिंदी मीनिंग है मेरा घर योजना, जो है गोवा में सस्ती आवास सुविधा देने के लिए शुरू किया गया है और यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ध्यान में रखकर बनाई गई है और इसमें सब्सिडी वाले ऋण और सरकारी निर्माण वाले घर शामिल होते हैं। यह योजना सबके लिए आवास मिशन से जुड़ी हुई है और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत ने इसे समावेशी विकास की दिशा में एक कदम बताया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मेडागास्कर के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, रूपिन फॉर्चुनेट जाफी सांबो को इसमें मेडागास्कर के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। बात करें मेडागास्कर किस कंटिनेंट, किस महादेश का भाग है? तो अफ्रीका महादेश का भाग है, ये है मेडागास्कर। आप देख सकते हैं ये हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है, द्वीप है, ये रहा मेडागास्कर। तो ये द्वीपीय देश है मेडागास्कर और किस महादेश का भाग है? तो अफ्रीका महादेश का भाग है। और कौन बने मेडागास्कर के प्रधानमंत्री? रूपिन फॉर्चुनेट जाफी सांबो बने हैं। बात करें रूपिन फॉर्चुनेट जाफी सांबो की, तो ये मेडागास्कर के नए प्रधानमंत्री बने हैं और उन्हें एड्री राजुएलेना ने नियुक्त किया। ये कौन है? वहाँ के एड्री राजुएलेना राष्ट्रपति है। पिछले प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद यह नियुक्ति हुई है। नए प्रधानमंत्री को आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना होगा और यह बदलाव मेडागास्कर की राजनीतिक पुनर्संरचना का हिस्सा माना जा रहा है। और साथ ही रूपिन फॉर्चुनेट जाफी सांबो जो है वहाँ के सेना प्रमुख रह चुके हैं। बात करें हाल ही में रूस ने 251 यूक्रेनी ड्रोन जो है कहाँ पर, किस क्षेत्र के ऊपर भेजे हैं और जिसको नष्ट कर दिया गया, नष्ट करने की सूचना दी गई है। रिसेंटली रसिया रिपोर्टेड डिस्ट्रॉइंग 251 यूक्रेनियन ड्रोन्स ओवर विच रीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों काला सागर। काला सागर, बात करें काला सागर की, तो काला सागर जो है ये देखिए यूक्रेन है, ये रसिया, इन दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है और काला सागर के ऊपर जो है ये तो सी ऑफ अजोब है, अजोब सागर है, इसे भी ध्यान रखेंगे अजोब सागर। और इसको कौन जोड़ता है? तो सी ऑफ मरमरा, मरमरा की स्टेट जो है इसे जोड़ता है, इसे भी याद रखेंगे। और ये है ब्लैक सी। यूक्रेन और रसिया के बीच में ये जो पूरा सागर है, ये इसी सागर के ऊपर यूक्रेन ने बम दागा था रसिया के ऊपर और रसिया ने नष्ट कर दिया ड्रोन को। 251 यूक्रेनी ड्रोन था, यूक्रेन दागा किस पे? रसिया पे, और रसिया ने नष्ट कर दिया, ऐसी सूचना मिल रही है। और चर्चा में हमेशा ब्लैक सी, जब से रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब से ब्लैक सी चर्चा में है, काला सागर चर्चा में है। और यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछा गया, पीटी मेंस इंटरव्यू, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे ब्लैक सी के चारों ओर कुल कितने देश सटे हुए हैं, ब्लैक सी से लगा हुआ है? तो 6 देश है। देखिए कौन कौन। रसिया से शुरू करते हैं, 1, रसिया के बाद यहाँ आते हैं यूक्रेन, 2, यूक्रेन के बाद ये सारा यूक्रेन का ही पार्ट है, इसके बाद रोमानिया 3, बुल्गारिया 4, बुल्गारिया के बाद टर्की 5 और फिर जॉर्जिया 6। कुल 6 देश इनसे सटा हुआ है, ये याद रखेंगे। और बात करें काला सागर, तो काला सागर जो है ये आप देख सकते हैं यूरोप और एशिया के बीच वाले पार्ट में सटा हुआ है। तो ये है काला सागर वाला भाग, काला सागर अर्थात ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी। साथ ही एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यह घटना जो है रूस और दक्षिण पश्चिम और काला सागर क्षेत्र में घटित हुई है। रूस ने दावा किया है कि उसने एक रात में 251 ड्रोन को मार गिराया है और हमलों का लक्ष्य क्या था? क्रीमिया और मॉस्को क्षेत्र था, क्रीमिया और मॉस्को क्षेत्र पर हमला करना। और काला सागर रूस यूक्रेन युद्ध का प्रमुख क्षेत्र है और रूस का काला सागर बेड़ा जो है
सेवास्तोपोल क्रीमिया से संचालित होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हो सकता है आपके आगामी परीक्षाओं को देखते हुए, उन सभी को बहुत अच्छे से विस्तार से एक्सप्लेनेशन के साथ देखा है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही जियोग्राफी, साइंस और हिस्ट्री के अलावा जो वीकली करंट अफेयर्स है, वीकली करंट अफेयर्स, और उसके बाद आपको डेली करंट अफेयर्स, इसके अलावा जो शॉर्ट्स न्यूज़ है जो 2 मिनट में दोस्तों आपको 10 करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है, इन सभी सीरीज से, इन सभी वीडियो से आप लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आप कम समय में अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।